तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए हमें लाइट को किस मीडियम से किस मीडियम भेजना है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो क्रिटिकल एंगल तभी कंसीडर किया जाता है जब लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम भेजा जाता है। लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम भेजा जाता है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाला मीडियम से कम डेंसिटी वाला मीडियम। तो लाइट को हम लोग कहाँ से कहाँ भेजेंगे? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम भेजेंगे। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है कि क्रिटिकल एंगल भी एक तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। क्रिटिकल एंगल जो है जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। और हम लोग जानते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाता है तो क्या होगा? लाइट किधर बेंड हो जाता है? लाइट बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाता है। लेकिन क्रिटिकल एंगल का खासियत क्या है, क्यों उसको एक अलग से ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? क्योंकि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना ज्यादा डेविएट हो जाएगा? 90 डिग्री डेविएट हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बेंड हो जाएगा किससे? नॉर्मल से, तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का इसलिए डेफिनेशन होता है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसके बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा इसीलिए। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दो? क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दो, तब तो आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और लाइट किस डायरेक्शन में जाएगा? उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस बाउंड्री को जो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट करता है। तो ये वो बाउंड्री है जो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट करता है। लाइट उधर जाएगा। लेकिन अगर क्या हो कि मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से कम कर दूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा तो कुछ खास चीज नहीं होने वाला। लाइट क्या होगा? जैसे नॉर्मली जैसे होता है, डेंसर से रेयरर जाता है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। तो लाइट क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बुक कर दूं तो अब क्या होगा? ये नॉर्मल से इतना ज्यादा अवे बेंड हो जाएगा कि ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के कितना हो जाएगा? इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब डायरेक्टली वो इस जो बाउंड्री है जो इसको सेपरेट कर रहा है उधर जाने लगेगा। और अगर क्या हो, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूं, तो अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूंगा तो लाइट इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगा, लाइट नॉर्मल से इतना ज्यादा अवे डेविएट हो जाएगा, अवे बेंड हो जाएगा कि लाइट ना इसी मीडियम में आ जाएगा। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम से वो आया था। मतलब लाइट इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगा कि वो उसी मीडियम में आ जाएगा जिस मीडियम से वो जा रहा था। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा? लाइट उस मीडियम में नहीं जाके इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जब तक उस मीडियम में जा रहा था तब तक उसका नाम था रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन क्योंकि अब लाइट इसी मीडियम में वापस आ गया तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और इस केस में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। और इस सिचुएशन को बोलते हैं टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो सिचुएशन होना चाहिए। पहला सिचुएशन लाइट डेंसर से रेयर जाना चाहिए, और दूसरा चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी लाइट क्या होगा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये टेक्निक को ना डायमंड में यूज किया जाता है। इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, डायमंड को इस तरह से कटिंग देते हैं कि अगर लाइट एक बार उसके अंदर चले जाए ना तो बार बार क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, बार बार बाहर जाने की कोशिश करेगा लेकिन टकरा के वापस अंदर आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। मतलब उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जब भी लाइट डायमंड के अंदर से लाइट जब भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस में टकराएगा जिसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो फिर से टकरा के उसी के अंदर ही, डायमंड के अंदर ही लाइट सर्कुलेट होते रहेगा। तो अगर आप एक डायमंड को डार्क रूम में रख दोगे और उसमें एक बार लाइट डाल दो अंदर, तो लाइट उसी के अंदर सर्कुलेट होते रहेगा। तो डार्क रूम में भी डायमंड क्या करता है, शाइन करता है। अच्छा ठीक है, मेरा बात थोड़ा सुनो। ये मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर, ग्लास, और ये एक रेयर मीडियम है जिसको हम एयर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम हो जाएगा, रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, एयर में, तो साइन आर आएगा नीचे और साइन आई ऊपर आएगा। ये स्नेल्स लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, साइन आर बाय साइन आई। तो हम लोग ये कंडीशन पढ़े हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या मिला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक मीडियम दूसरा मीडियम के हिसाब से जो होगा वो उसका इनवर्स होगा। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम का रेसिप्रोकल, ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में पढ़े। तो उस हिसाब से ये क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है इसका, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई होगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि रिफ्रैक्शन उसमें हो रहा है, इंसिडेंट इसमें हो रहा है, और यहाँ पे जिसको लिखते हैं वो उस मीडियम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नीचे लिखा जाता है। तो इस हिसाब से ये रिलेशन सही है। अगर हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू जो मीडियम था उसका रेसिप्रोकल होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से। तो इसका वैल्यू था साइन आई बाय साइन आर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 बाय साइन सी। तो यहाँ से हम लोग को क्या रिलेशन मिला, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला मिला। क्रिटिकल एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू कितना है, 1 बाय साइन सी। तो साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो अगर आपको कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो आप उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। अगर सोच लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर मान लो 2 है, ठीक है, एयर के पॉइंट ऑफ व्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2। और साइन का क्या वैल्यू के लिए, साइन का कौन सा एंगल के लिए 1/2 होता है वैल्यू, वो है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अगर किसी मीडियम का ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ये एक सिचुएशन हो गया। इस सिचुएशन में क्या एडवांटेज मिला हम लोग को कि हम लोग को ना 1/2 का साइन का क्या वैल्यू होता है वो पता था। सोच लो ऐसा सिचुएशन आ गया कि बोलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मीडियम कुछ भी हो सकता है, गिलास, वाटर, मान लो ये दे दिया 3/2 और आपको बोला क्रिटिकल एंगल निकालें, तो क्रिटिकल एंगल निकालेंगे 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर।
तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 3/2, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2/3। अब 2/3 का वैल्यू सोच लो आप नहीं जानते, क्योंकि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक में जो जो वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो उसमें 0 डिग्री के लिए जानते हैं कि 0 होता है, 30 डिग्री के लिए जानते हैं 1/2 होता है, 45 के लिए 1/2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए हम लोग जानते हैं 1 होता है। ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन अब इसका वैल्यू तो नहीं जानते हैं। तो एग्जाम में सुन लो ऐसा सिचुएशन आ गया, अब आपके पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बुक अगर एग्जामिनर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो आप फिर इसको डेसिमल में लाके उसका वैल्यू देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कोई बुक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो वहां पे आपके पास तो कोई कैलकुलेटर भी नहीं है, तो क्या करोगे, दूर से लेना, इसको ऐसे छोड़ देना, C = sin इनवर्स 2/3। यहाँ पे क्या लिख देना, C = sin इनवर्स 2/3, ऐसे लिख के छोड़ देना, सफिशिएंट। मतलब ये C का वैल्यू है, मतलब इस एंगल का वैल्यू कितना, इतना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि साइन C = होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, उतना कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा। ये समझ में आया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। मतलब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, या हम लोग दूसरा तरीके से क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ जितना कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। तो ये तीनों का अगर रिलेट करोगे तो क्या कंक्लूजन मिला, देखो वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्रिटिकल एंगल कम, मतलब क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो यहाँ से हम लोग को पहला कंक्लूजन क्या मिला कि क्रिटिकल एंगल जो है वो घट जाएगा, कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या मिला कि क्रिटिकल एंगल जो है ना वो बढ़ेगा अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, या हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल घटेगा अगर वेवलेंथ घटेगा। मतलब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ये आप समझ पाए। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ भी देखो रिलेशन क्या है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मीडियम का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। किसका, जो उस मीडियम को, जो मॉलिक्यूल्स उस मीडियम को बनाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल सब क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा। दूर दूर होने का मतलब हो गया डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीजें बहुत क्लोज रहते हैं उसको हम लोग ज्यादा डेंसर बोलते हैं, जहाँ पे चीजें दूर दूर रहते हैं उसको कम डेंसर बोलते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डायरेक्ट रिलेशन है। जिस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जैसे ही डेंसिटी कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने से क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और उसी तरह से टेम्परेचर घटने से क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, घटेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में इनवर्स रिलेशन। इसके अलावा उल्टा में क्या बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, और बढ़ जाएगा, और डेंसिटी अगर और बढ़ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि
टेम्परेचर जितना कम होगा क्रिटिकल एंगल भी कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और क्रिटिकल एंगल में डायरेक्ट रिलेशन है। देखो ये एक ट्राइंगल है और एग्जाम में सोच लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक लाइट यहाँ पे 90 डिग्री में गिर रहा है, आपको बोला कि इसका आगे का पाथ को कंप्लीट करिए, और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब इसका सारा एंगल 60 डिग्री, ये मेंशन कर दिया। आपको बोला कि इस लाइट को आगे का पाथ को आप कंप्लीट करिए, तो जो लाइट 90 डिग्री में गिरता है वो तो सीधा अंदर जाएगा, तो ये बिना डेविएट हुए अंदर चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे गिरेगा। अब क्योंकि एक बाउंड्री आ गया जो कि इस मीडियम और इस मीडियम को सेपरेट करता है, यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये नॉर्मल बन गया। अब हम लोग जानते हैं ये एंगल कितना है 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में 90 60 कितना हो गया 150, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये भी तो 90 डिग्री है ना, ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो ये 30 है तो कितना हुआ 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इस जगह पे ये क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे इस सरफेस के लिए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। याद रखना ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, ये याद रखना। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री। अब क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है ज्यादा है, तो लाइट क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? और जब लाइट रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अब देखो ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो ये 60 हुआ तो ये कितना बचेगा 30। ये लाइट को हम यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। अब देखो ये इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें ये 30 है, ये 60 है, 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये भी 90 होगा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री में गिर रहा है तो ये बिना डेविएट हुए सीधा चले जाएगा। लेकिन अगर सोच लो किसी और एंगल पे गिरता तो रिफ्रैक्शन होता, बेंड होता, या तो बेंड होता अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन क्योंकि 90 डिग्री में गया तो सीधा बाहर चले जाएगा। चलो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री पे नहीं गिरेगा। ये पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है, ऐसा मत सोचना कि ऐसे मिला वैसे से बना दो, कैसे समझ में आएगी नहीं, चलो रट्टा मार के जाता है। दूसरा केस में क्या है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ये मेंशन किया गया है। और जो लाइट है ना वो यहाँ गिर रहा है, यहाँ पे पूरा 90 डिग्री में लाइट गिर रहा है, ठीक है। आपको बोला आगे का पाथ को कंटिन्यू करने के लिए, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री में गिरेगा वो तो सीधा जाएगा, यहाँ तक सीधा जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक बाउंड्री आ गया जो इन दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे नॉर्मल। अब देखो ये है 90, ये 90 डिग्री है, ये 60, तो ये कितना होगा 90 60 हो गया 150 होगा, ये 30 डिग्री होगा 30। अब क्योंकि ये भी 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पे इस नॉर्मल के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं? और हम लोग जानते हैं ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री। फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या होगा इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगा। कितना एंगल में रिफ्लेक्ट बैक करेगा 60 डिग्री में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। अब ये लाइट यहाँ तक आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अब ये 60 हो गया, ये भी तो 90 है ना पूरा, तो ये कितना बचेगा 30 कितना हुआ 60। तो ये पूरा एंगल कितना होगा 60 और 120 होगा, होगा कि नहीं? 30 60 और ये 120 सबको मिलाने से 180 होगा। ये तो 90 है ना, ये एक नया नॉर्मल है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 30। नहीं समझे? ये पूरा 120 है, उसमें से ये नॉर्मल है तो ये 90 हुआ, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ 30। अब यहाँ पे इस केस में यहाँ के लिए ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं? नया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे वो क्रिटिकल एंगल से कम है या ज्यादा है? कम है। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। और ना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री होकर इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। तो जो लाइट इधर जा रहा था ना वो रेयर मीडियम में जाके क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होके चले जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी तीर चल रहा है। यहाँ पे 2 प्रिज्म है, कितना प्रिज्म है 2 प्रिज्म, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाइट गिर रहा है, तो आप लोग ना पहले एक ही लाइट बनाना और दूसरा लाइट बाद में बनाना, क्योंकि दोनों लाइट तो पैरेलल है। तो जो पाथ ये फॉलो करेगा वो भी वही पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री में गिर रहा है और ये प्रिज्म जो है ना ये एक राइट एंगल प्रिज्म है और इसमें ये दोनों एंगल 45 है। उसी तरह से ये भी 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल 45 ही है। तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा सीधा, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 45, और ये भी तो एंगल 90 डिग्री हुआ ना, ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। समझ में आएगी? जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट क्या होगा अंदर की तरफ 45 डिग्री में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, ये एंगल भी 45 होगा। तो 45 45 90 हुआ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो ये लाइट सीधा जाएगा, तब सीधा जाएगा। यहाँ पे ये सीधा एंटर किया, अब जो सीधा एंटर करेगा वो पूरा अंदर जाएगा यहाँ तक, पूरा एंड तक। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। अब ये 45 और ये 90, तो ये भी 45 होगा। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, जो कि क्रिटिकल है। अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, हुआ कि नहीं? कि जो क्रिटिकल एंगल से क्या है ज्यादा है, तो फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 45 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो लाइट सीधा बाहर चले जाएगा। समझ में आएगी? ये तो बाहर क्या पिरामिड हो तुम्हारे जैसे भी वो हाथ हिल गया है, ये लाइट भी उसी को फॉलो करके बाहर। तो इस टाइप को अगर हम प्रिज्म को अरेंज कर दे तो हम उसको किसके तौर पे यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एज ए पेरिस्कोप। क्योंकि पेरिस्कोप में क्या होता है, यहाँ से कोई देखता है और ये हिस्सा पानी के अंदर है, सोच ले तो सबमरीन में बैठा है, तो तुम बाहर की चीज को देख सकते हो ना इससे। तो ये पेरिस्कोप जैसा काम नहीं करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम जाना पड़ेगा, ये हम बता चुके थे, बस लिख दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो बस ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन बता रहे हैं, इसका एप्लीकेशन है मिराज। मिराज में होता क्या है देखो, जैसे कि यहाँ पे सोच लो एक तालाब है, यहाँ पे एक तालाब है, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड है। यहाँ से लाइट गया और सोच लो ये लाइट यहाँ पे कितना एंगल पे टकराया, क्रिटिकल एंगल, सॉरी मतलब यहाँ से जो लाइट गया वो जो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में टकराया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू सोच लो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो तालाब है ना उसका यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा। अब कोई आदमी अगर सोच लो यहाँ पे खड़ा है तो उसको हो सकता है कि ये तालाब इधर दिखे, समझ में आया ना? तो अगर आपको इधर तालाब दिख रहा है तो वहाँ पे तालाब, अगर वो पास में गया तो पता चला वहाँ तालाब नहीं है। तो अगर सोच लो ये आदमी पास जाता है और उसको पता लगता है कि वहाँ तालाब नहीं है, तो उस आदमी को किधर जाना चाहिए? उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो उसको पक्का तालाब मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आप कोई ऐसा जगह में फंस जाओ इन फ्यूचर और आपको कुछ दिख रहा है, घर उड़ दिख रहा है और वो घर वहाँ पे जाते देरी नहीं है, तो आपको उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको मिल जाएगा।